अब बाजार के बाद थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं महंगाई का और आने वाले दिनों में क्या ब्याज बढ़ने वाले हैं इसका। आने वाले दिनों में न सिर्फ महंगाई की आग आपकी जेब जलाएगी बल्कि बढ़ती ब्याज दरों का बोझ भी आपकी कमाई को खाने का काम कर सकता है। ये संकेत दिए हैं खुद अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने। यूएस फेड प्रमुख जेरोम पोवेल ने सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने ब्याज दरों और महंगाई को लेकर अपनी बात रखी। मंदी को लेकर पोवेल ने कहा कि यह संभावना बनी हुई है कि मंदी की मार पड़े। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मंदी के हालात ना बने, लेकिन इसके खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यूएस फेड ने कहा कि महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इससे निपटने के लिए आगे भी ब्याज दरों में इजाफा करना पड़ सकता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए यूएस फेड ने इसी महीने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की। अब जुलाई में भी फेड ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी में है। रॉयटर्स के सर्वे में इकोनॉमिस्ट्स ने यह बताया कि यूएस फेड जुलाई में 0.75% की बढ़ोतरी ब्याज दरों में कर सकता है। सितंबर में ब्याज दरों में 0.50% की दर से इसको बढ़ाया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि सितंबर में बढ़ोतरी के बाद कम से कम नवंबर तक ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया जाएगा। जुलाई में 0.75% की बढ़ोतरी के बाद यूएस फेड की ब्याज दरें 2.25 यानी कि 2.25% से 2.5% हो जाएंगी। फेड का अनुमान है कि इस रेट के दर पर इकोनॉमी न तो आगे बढ़ेगी और ना ही उस पर रोक लगेगी। इस साल के अंत तक फेड की ब्याज दरें 3.25% से 3.5% के बीच रह सकती हैं। फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से मंदी की चिंताएं और भी गहरा गई हैं। साफ है कि जब तक महंगाई काबू में नहीं आती तब तक यूएस फेड ब्याज दरों को बढ़ाता रहेगा। वहीं भारत की बात करें तो यहां भी हालात लगभग यही हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ही बन रहे हैं। आरबीआई ने कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि महंगाई अभी सबसे बड़ी चिंता है और इस पर काबू पाने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी करना जरूरी है। मिनट्स में आरबीआई ने कहा कि महंगाई हमारे दायरे से बाहर जा रही है और इसे वापस नीचे लाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आरबीआई का कहना है कि मौजूदा वक्त में महंगाई पर काबू पाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देने की दोहरी चुनौती भी है। ऐसे में आरबीआई का फोकस बाजार में लिक्विडिटी घटाने, ब्याज दरों को ऊपर ले जाने का है और ये इस बात से यह साफ तौर पर तय हो जाता है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरें भारत में भी बढ़ती दिखाई देंगी। लेकिन यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये काफी हद तक महंगाई पर निर्भर करेगा। एमपीसी सदस्यों ने अनुमान जाहिर किया है कि 3 या 4 तिमाही में खुदरा महंगाई की दर नीचे भी आ सकती है। अगर चालू वित्त वर्ष की छमाही में महंगाई से राहत मिलती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला थम भी सकता है, लेकिन तब तक महंगे लोन के लिए आपको तैयार रहना होगा। आइए, इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और मार्केट एक्सपर्ट जाने माने अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, फेड की कमेंट्री हालांकि अब चौंका नहीं रही है किसी को, सब लोगों ने डिस्काउंट कर दिया और स्वाभाविक रूप से एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही फेड की कमेंट्री आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो आगे की राह दिखाई दे रही है सर, क्या वो चौंकाती नहीं, क्या वो चिंता में नहीं डालती है? दीपक जी, देखिए, मुश्किल साल है, जंग है यूरोप में, 75 साल के बाद जंग आई। कोविड का अभी भी निशान चल रहा है चाइना में। जीरो कोविड के कारण सप्लाई चेन्स का इश्यूज अभी भी बरकरार है और उसके साथ हम देख रहे हैं बहुत तेजी से जो इन्फ्लेशन बढ़ी, कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी। यूरोप में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश रशिया और दूसरी तरफ सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश यूक्रेन जंग में सम्मिलित हो गए और उसके चलते हम देख रहे हैं कमोडिटीज की प्राइसेस, फूड, खाद्य पदार्थों की प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं दुनिया भर में और 80% जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। ऐसे माहौल में अब न्यूयॉर्क फेड की स्टडी भी है कि 15 टाइम जब फेड ने रेट बढ़ाए, 11 टाइम रिसेशन हुआ उसमें, तो काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाती है साल के अंत तक या अगले साल के मध्य तक एक ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। बेस्ट केस यही है कि हल्के में ही हम छूट जाएं, बहुत हल्का सा सुपरफिशियल सा एक ठहराव आए इकोनॉमी में और आगे निकल जाएं, बट मार्केट्स उसके चलते विचलित हो रहे हैं, मार्केट्स उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। मैं सब मार्केट से रिलेटेड बात आपसे पूछना चाह रहा था। शॉर्ट कवरिंग आप इसे कहिए, कल हमने देखी, उसके बावजूद आज कारोबारी दिन के अंत में देखा हमने कि वापस रिकवरी आ गई, बड़ी स्ट्रांग रिकवरी आई। ये
ये उम्मीद कहां से मिल रही है इंडियन मार्केट्स को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस फेड की कमेंट्री हो, एफआईआईएस की लगातार बिकवाली हो, ग्लोबल क्यूज हो, बाकी कहीं से भी पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद जिसकी आप बात कर रहे हैं कि विचलित होने की प्रवृत्ति उतनी दिखाई नहीं दे रही है इंडियन मार्केट्स में, इसका पीछे क्या क्या कारण मानते हैं सर आप? ज्यादातर कारण डोमेस्टिक फ्लोज हैं दीपक जी। जो डोमेस्टिक एसआईपीज में 12-13 हजार करोड़ आ रहा है प्रति माह, और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स का जो निवेश आ रहा है, और डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स भारत के जो आ रहे हैं, ज्यादातर फ्लोज के कारण है। उनका हौसला अभी भी बुलंद है, क्योंकि भारत एक अलग इकोनॉमिक साइकिल पे है। इस साल भी हम 7% से ज्यादा ग्रो करेंगे, अगले साल 6.25% तक ग्रोथ की उम्मीद है। तो जब दुनिया में स्लो डाउन जरूर है, बट भारत बड़े देशों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। तो हौसले बुलंद है। चाहे एफआईज बेचते जा रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मार्केट्स आउट परफॉर्म किए हैं, इमर्जिंग मार्केट्स को भी और डेवलप्ड मार्केट्स दोनों को भी। आगे चल के ये कैसे रुख रहेगा, आरबीआई लग रहा है हमें अगस्त 2 से 4 की जो बैठक है उसमें 50 बेसिस पॉइंट फिर से रेट हाइक करेंगे, और अगले साल अप्रैल तक 6% तक वो रेट ले जाएंगे, जो आज के दिन में 4.9% में है। उसका जरूर असर पड़ेगा इकोनॉमी पे, बट सरकार ने जो 8 साल का काम किया है उससे हमें उम्मीद है कि इकोनॉमी 6 से 7% ग्रोथ के लेवल पे रहेगी। इन्फ्लेशन थोड़ी देर रुकने वाली है। मार्च तक हमें 6.5% तक इन्फ्लेशन रहती दिखती है, और फिर अगले साल बेस इफेक्ट से इन्फ्लेशन कम आएगी। मार्केट्स साइडवेज ही लगते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो साइडवेज है, वर्स्ट केस है 14,500 तक निफ्टी नीचे जाएगा, शायद उसके नीचे भी और जाए। तो इतना मार्केट के पक्ष में रुझान नहीं आ रहे, अभी भी टाइम लगेगा ये मार्केट्स को रिकवर करने में। और देखें तो 3 अक्टूबर को ये मार्केट 17,500 का था, आज भी 15,500 पे है। तो एक साल ईयर ऑन ईयर देखें तो नेगेटिव रिटर्न हो चुका है मार्केट का। तो 12 महीने में रिटर्न नहीं दिए, और स्मॉल कैप मिड कैप्स ने तो काफी गंभीर कट्स आए हैं। तो इतनी तेजी से ये मार्केट बॉटम नहीं बनेगा, टाइम लगेगा इसमें, 3 से 6 महीने लग सकते हैं। बिल्कुल सर। और इन 3 से 6 महीनों की ही अगर मैं बात करूं तो 3 चीजें इसमें सर हमें जो दिखाई दे रही हैं। एक चीज तो वो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। और दोनों तरफ से जो तेवर है उसको देखकर लग नहीं रहा है कि कुछ बहुत एकदम कुछ रातों रात कुछ चमत्कार होने वाला है। तो अगले 6 महीने एक अनिश्चितता भरे हुए हैं। दूसरा, यूएस फेड ने भी बोल दिया, हमारे यहां भी जो ब्याज दरें बढ़ाने की कवायद है वो भी जो पूरी तरह से रंग लाएगी उसको भी साल भर लगेगा। आज यूएस फेड ने भी कहा है कि भाई 2% का हमारा जो लक्ष्य है उसमें थोड़ा समय लगेगा। और भारत में भी आपने जैसे बताया कि इन्फ्लेशन का आंकड़ा 6 से नीचे लाने के लिए भी हमको मार्च अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये आने वाली 2 तिमाहियों में एक आम निवेशक को, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? और ये बहुत अच्छा प्रश्न है दीपक, और ये बिल्कुल सेंट्रल है, हर इन्वेस्टर के जहन में यही क्वेश्चन है। तो यही कहूंगा कि अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, उसको जारी रखिए। टाइमिंग की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब मार्केट पलटेगा तो कुछ दिनों में पूरे साल का रिटर्न दे जाएगा। दूसरा, मार्केट करेक्शंस में भी हमें ऐसे मौके मिलते हैं, जैसे मंगलवार को बहुत तेजी से मार्केट बढ़ा, फिर बुधवार को गिरा, फिर आज गुरुवार को मार्केट बढ़ा। तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी, मौके मिलेंगे, और एक्टिव मैनेजमेंट आउट परफॉर्म करेगा पैसिव से। तो अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड या पीएमएस पसंद है जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, या अगर आप खुद चुन सकते हैं, आपके चुनने के लिए स्टॉक रहेंगे जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जिनका हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओई हाई है, जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कैश फ्लो में विजिबिलिटी है। ऐसे स्टॉक्स अच्छे करेंगे। सेक्टर्स क्या अच्छे करते हैं? फाइनेंशियल्स नॉर्मली अच्छा करेंगे, एनर्जी जो है, तेल से जो भी कनेक्टेड है सेक्टर्स, वो अच्छा करेंगे।